हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और फेसबुक लिंक आपको यहाँ पे लिखी हुई है। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी सॉल्यूशंस हम पाठ के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वो सभी के पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 13 विद्युत धारा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो देख लेते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक, विद्युत धारा के स्रोत, ये जानना है। विद्युत वाहक बल, अब देखिए जो नया सिलेबस है आपका उसमें विद्युत वाहक बल को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं विद्युत वाहक बल को आपको एक बार समझा दूंगा। आपके ऊपर है, आप उसको याद करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो नया सिलेबस है उसमें विद्युत वाहक बल को हटा दिया गया है। बाकी विभवांतर प्रतिरोध ये पढ़ना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं जानना है। विद्युत परिपथ, उसके अवयव एवं प्रतीक जानना है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। विद्युत घंटी ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। घरेलू उपकरणों में प्रयोग में सावधानियां एवं सुरक्षा और उपाय उनके जानने हैं। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इनका परिचय और कार्य। तो ये सारी चीजें हमको इस पाठ में पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत, हमको पता है विद्युत का उपयोग हम कहाँ करते हैं, बहुत सारे कार्यों में करते हैं। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत जगह पे करते हैं, जैसे घरों में बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, टीवी, हीटर, फ्रिज आदि। ऐसे बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं हम जो बिजली से चलते हैं, यानी विद्युत से चलते हैं, ठीक है। विद्युत का उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे पानी का मोटर, ठीक है। घरों में हमारे पानी का मोटर चलता है जिससे हमारी टंकी भरती है, पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो कैसे, बिजली से चलती है, ठीक है। बिजली किसी भी तरीके से आप देते हो अपने मोटर को, वो अलग बात है, ठीक है। चाहे सोलर पैनल से देते हो, चाहे जो खंभे से बिजली आती है वो देते हैं, वो जो भी बिजली आप देते हैं, बट बिजली होनी चाहिए तभी मोटर चलेगा। तो यहाँ पर आते हैं विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी परिभाषा एवं मात्रक। देखिए यहाँ पर आपको दो स्टैंड दिख रहे हैं। देखिए पहले तो जान लीजिए, किसी चालक को, कोई चालक है जिसके अंदर चालकता है, ठीक है, को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। किसी भी चालक पदार्थ को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, ठीक है। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखिए ये वस्तु A है, ये इस पे धनावेश की अधिकता है, इसका मतलब ऋण आवेश नहीं है। तो जहाँ पे धनावेश की अधिकता है उसको हम धनावेशित कहेंगे, और जहाँ पे ऋण आवेश की अधिकता है उसको हम ऋण आवेशित कहेंगे। तो यहाँ पर A हमारा धनावेशित है और B हमारा ऋण आवेशित है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक तार के माध्यम से जोड़ दें, तो आप देखेंगे ये जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ से इस तरफ की ओर आने लगेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, निगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ, यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत जो है करंट फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो करंट किधर जाएगा, करंट इधर को फ्लो होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है या फ्लो करता है, आवेश, ऋणात्मक आवेश जिस दिशा में बहता है, उसके विपरीत दिशा में जो करंट है, विद्युत है, वो चलता है। विद्युत प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। विद्युत धारा की बात करें तो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, जिसको हम Q से दर्शित करते हैं, बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, जिसको स्मॉल t से हम दर्शित करते हैं। तो I बराबर आपका क्या हो गया, Q/T, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगर Q यानी जो कूलाम है, यानी जो आवेश है, आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, तो अगर Q बराबर 1 कूलाम है और T
यानी समय 1 सेकेंड है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब देखिए धारा, विद्युत धारा की बात करें अगर हम, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दृष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए दृष्ट धारा को हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक है, या जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती को एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब डीसी एसी कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए टार्च हो गया, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, ये सब जो चलने वाली वस्तुएं होती हैं जो शुष्क सेल या टार्च सेल से चलती हैं, ऐसी वस्तुओं को डीसी धारा या दृष्ट धारा से चलने वाली वस्तुएं कहते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो बल्ब हो गया, हीटर, मिक्सर, फ्रिज, पंखा, ये सब जो चलते हैं, जो पावर स्टेशन की विद्युत ऊर्जा से चले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली वस्तुएं कहते हैं। विद्युत धारा के स्रोत की बात करें अगर हम, तो विद्युत धारा के दो स्रोत हैं। एक तो विद्युत सेल होता है, एक विद्युत जनरेटर होता है, जनित्र जिसको बोलते हैं। विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है ना, दो रॉड होती हैं, रॉड जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो मुख्य चीज़ें होती हैं। और एक आपका जो बर्तन होता है, ठीक है, जिसको हम बर्तन कहते हैं। बर्तन मतलब ये बर्तन, ठीक है, ग्लास या जो भी है। इसमें जो तार होते हैं इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इनके अंदर जो द्रव होता है, ये द्रव पदार्थ होता है इसके अंदर, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला के ही आपका बनता है एक जो विद्युत सेल होता है। ठीक है, इन सभी को मिलाकर ही विद्युत सेल आपका तैयार होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जब दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं किसी विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, यानी दो इलेक्ट्रोड्स को जब किसी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो धनात्मक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे देखिएगा, जो ऋणात्मक वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो ऋणात्मक हो जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं, और जिस पर धन आवेश आ जाता है यानी धन आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड कहते हैं। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि धन वाले को एनोड कहते हैं और ऋण वाले को हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं विद्युत सेल के प्रकार। तो विद्युत सेल के प्रकार की बात करें तो एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राइमरी सेल जिसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कोई भी कहता है कि ऐसा सेल जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वो कौन से सेल होते हैं? तो वो प्राथमिक सेल होते हैं। इनकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी एक बार अगर हो गई तो दोबारा फिर वो क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें तो लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल, बटन सेल। बटन सेल का मतलब जो घड़ी में सेल लगते हैं, रिस्ट वॉच जो होते हैं ना, हाथ में पहनने वाली घड़ी, उसमें जो सेल लगते हैं उनको बटन सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अब जो प्राथमिक सेल होते हैं इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर अधिक होता है। हम क्या कहेंगे, उनका प्रतिरोध, यहाँ पे कम लिखा है, ये कम नहीं होगा। ठीक है, उनका जो प्रतिरोध होता है ये अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कम लिख गया है तो गलत है। इनका जो प्रतिरोध होता है प्राथमिक सेल का वो अधिक होता है। अब इसमें उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो लेक्लांसी सेल कुछ इस तरह होता है, डेनियल सेल इस तरह होता है, वोल्टियर सेल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर शुष्क सेल आपको दिखाया गया। शुष्क सेल ये आप जानते हैं, जो टॉर्च सेल वाला टॉर्च हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह होता है, या जो ट्रांजिस्टर में सेल लगते थे पहले बड़े बड़े मोटे वाले, वही सेल, उसको शुष्क सेल कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बना होता है अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं द्वितीयक सेल पे, सेकेंडरी सेल जिसको बोलते हैं। अब सेकेंडरी सेल की बात करें अगर हम, तो ये जो सेल होते हैं द्वितीयक सेल, वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं। इन्वर्टर की बैटरी जो होती है वही द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। अब उसमें एक साथ कई सेल को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे एक सेल ये है, इसके बाद दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, चौथा, पांचवा, ये सेल को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है, तब जाके ये काम करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इन सेलों में जो विद्युत प्रवाह होता है, पहले हम इनमें विद्युत, इस बैटरी में विद्युत प्रवाह देते हैं, तो उससे क्या होता है, इसके अंदर जो द्रवित पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। ठीक है, विद्युत प्रवाह के कारण, विद्युत ऊर्जा के कारण ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं,
जैसे इन्वर्टर की सप्लाई को ऑन करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा फिर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में बदलना या रूपांतरित होना शुरू हो जाती है। ठीक, इस प्रक्रिया को हम निरावेशन कहते हैं। जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो उसको आवेशन कहते हैं, और जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उसको हम निरावेशन कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो सेल होते हैं ये एक साथ कई सारे सेल को मिलाकर ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनको संचित या संचायक सेल कहते हैं। संचित नहीं है, संचायक सेल कहते हैं, क्योंकि ये कई सारे सेलों को मिला के बनाए जाते हैं। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है। यहाँ पे अधिक लिखा है, गलत लिखा है। यहाँ पे जो इनका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे टार्च, रेडियो, इन सभी में जो सेल लगते हैं शुष्क सेल, ठीक है, वो क्या होते हैं, 1 2 3 सेल मिलाकर हम एक सीरीज में जोड़ते हैं, तब जाके हमारा पूरा सप्लाई पूरी होती है। उसी प्रकार इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बैटरीज के कॉम्बिनेशन होते हैं। यही कारण के जो सीसा संचायक सेल होते हैं ये भी 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी घर में जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उसमें 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जुड़े होते हैं, तब जाके वो इन्वर्टर वाली बैटरी तैयार होती है। यही कारण इस सीसा संचायक सेल को भी हम क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में बैटरी ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका है विद्युत पैदा करने का, जनित्र, जिसको जनरेटर कहते हैं। जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर क्या होता है, उसमें हैंडल से चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल का प्रयोग हम करते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये ईंधन के रूप में डालते हैं, और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो अल्टरनेटर लगा होता है वो अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली पैदा करता है। ठीक है, और उस बिजली को हम तार के माध्यम से जितनी दूर ले जाना चाहें उतनी दूर ले जा सकते हैं, बट हाँ इतनी दूर भी नहीं ले जा सकते कि उसकी जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाए। अब लंबी दूरी तय करने के लिए हम बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि बाजार में, सड़क पे कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिखता है। वो क्या करता है, वो वोल्टेज को फिर से बूस्ट करता है। ठीक है, जो सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, जो विद्युत धारा कमज़ोर हो जाती है, उसको बूस्ट करके और स्ट्रॉन्ग करता है। एल्युमिनियम के बड़े बड़े मोटे मोटे तार होते हैं जो खंभों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर बिजली को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो बिजली चलती है वो 220 से 440 वोल्ट तक का विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। यह विद्युत धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होती है। ठीक है, जो खंभे होते हैं उन खंभों पे जो बिजली चलती है, जो विद्युत धारा बहती है, वो क्या होती है, वो एसी करंट होती है। और देखिए जो सीसा संचायक सेल से जो बैटरी विद्युत निकलती है या शुष्क सेल से जो विद्युत निकलती है वो डीसी विद्युत होती है। ठीक है, दृष्ट विद्युत होती है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर यहाँ पे दिया गया है। तो प्राथमिक सेल यहाँ पे, द्वितीयक सेल यहाँ पे, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, द्वितीयक सेल में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का उपयोग घड़ी, टार्च, रिमोट आदि में होता है, जबकि द्वितीयक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर, इन सब जगहों पर होता है। अब आते हैं हम विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम जैसे देखिए बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला पॉइंट, एक होता है निगेटिव वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सेल लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे सेल लगे होते हैं, ये सेल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट निकल जाता है, पॉजिटिव वाला बन जाता है, एक जाके निगेटिव वाला बन जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इन दोनों जो विद्युत सेल के दोनों ध्रुव हैं, इनको संयोजक तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं, तो सेल सहित, अब देखिए परिपथ में सेल सहित, सेल को भी गिना जा रहा है। ये जो सेल है ये इनको भी जोड़ा जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इनको साथ में लेकर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, या आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, विद्युत आवेशों को प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। अब विद्युत आवेश जो प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है, विद्युत आवेश जो चल रहा है, विद्युत आवेश जो प्रवाह हो रहा है, तो वो कहाँ से निकल रहा है, वो इस सेल से निकल रहा है, सेल से निकल कर तब दूसरे पॉइंट के सेल से अंदर जा रहा है।
ऐसा तो हो रहा है, एक सेल के अंदर से निकल रहा है और दूसरे सेल के अंदर जा रहा है। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार संपूर्ण परिपथ यानी बाहरी और आंतरिक, आंतरिक मतलब जो सेल के अंदर से निकला है उसको आंतरिक कहते हैं, और बाहरी जो ये इतना एरिया चला है और सेल के अंदर पहुंचा है, ठीक है। तो बाहरी और आंतरिक दोनों को मिलाकर में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एक कूलम्ब आवेश इसके अंदर से निकलकर इधर पहुंच रहा है, तो इसके लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अब क्या हुआ, एक कूलम्ब चार्ज यहाँ से यहाँ गया तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में जो ऊर्जा मिली, ठीक है, क्या हो, देखिए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आता है तो क्या होती है, बिजली पैदा होती है भाई। इलेक्ट्रिक करंट तभी तो फ्लो होता है जब कूलम्ब एक जगह से दूसरी जगह आएगा, निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी आवेश जाएगा, तभी तो बिजली पैदा होगी। यानी बिजली पैदा होने का मतलब ऊर्जा पैदा हुई, ऊर्जा निकली, ठीक है। तो जब ऊर्जा प्राप्त हुई तो कभी भी जब एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में जितनी भी सेल से ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम सेल की विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल जिसको ई से दर्शित करते हैं, ये होता है सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जूल में लिखते हैं, और संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश जिसको हम कूलम्ब में लिखते हैं। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। विद्युत सेल से विद्युत धारा ना लेने की दशा में, विद्युत सेल से अगर विद्युत धारा नहीं लिया जा रहा है तो इसकी दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर जो होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये तो था विद्युत वाहक बल, ठीक है। सीधा सा बात है कि एक कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पहुंचने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए ऊपर ये जो विद्युत वाहक बल था ये आपके नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर यानी पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या विभव अंतर है, वही विभव अंतर कहलाता है। अब इसका डिफिनीशन की बात करें, देखिए विद्युत सेल दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव यानी धनात्मक पॉइंट से ऋणात्मक ध्रुव, ठीक है, ऋणात्मक पॉइंट तक की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। अब देखिए क्या होता है, जब आवेश प्रवाह होता है तो ऊर्जा निकलती भी है, ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन उस आवेश को प्रवाह कराने के लिए भी ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। यानी ये पॉजिटिव वाला सिरा है, ये निगेटिव वाला सिरा है। यहाँ से एक कूलम्ब चार्ज यहाँ पे गया, ठीक है, एक कूलम्ब आवेश यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जाने, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो ऊर्जा खर्च हुई होगी, कुछ भी ऊर्जा खर्च हुई होगी, वो ऊर्जा जो खर्च हुई है उसको व्यय ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच में जो व्यय ऊर्जा है बटे प्रवाहित आवेश, जितने भी आवेश प्रवाहित हुए हैं कूलम्ब में, इन्हीं का अनुपात कहलाता है विभवांतर, ठीक है। इकाई की बात करें तो जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट इनकी इकाई होती है। फार्मूले की बात करें तो V = W/Q, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक कूलम्ब आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। सेम यही चीज़ है, 1 जूल आपका W हो गया, ठीक है, और एक जो है 1 Q आपका यानी 1 कूलम्ब आपका जो चार्ज है, तो हल करेंगे तो 1 ही वोल्ट आएगा, तो विभवांतर क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया।
इसके बाद आते हैं प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, सीधा सिंपल सा 2 पॉइंट हैं। देखिए एक बैटरी का पॉइंट है पॉजिटिव वाला, एक है बैटरी का पॉइंट निगेटिव वाला। अब इनको हम तार से जोड़ते हैं, बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, जोड़ दिया। ये जो बल्ब है ये क्या है, यही रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का यह गुण, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम कैपिटल R से दर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को जो बल्ब जोड़ देते हैं, पंखा जोड़ देते हैं, ये सब क्या है, यही सब प्रतिरोध है। V = IR, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, V = IR। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपको R = V/I मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। सीधी सी बात है। एक R = क्या है, V/I। अब विभवांतर 1 है, करंट की धारा जो धारा है वो भी 1 है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 होगा। तो रेजिस्टेंस भी 1 होगा, 1 ओम। अब आते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा का एक प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव जैसे आपने देखा होगा, बल्ब जलाते हैं तो जब बल्ब में विद्युत धारा बहती है तो बल्ब गर्म हो जाता है, होता है ना। जैसे प्रेस हो गया, विद्युत हीटर हो गया, केतली हो गई, ठीक है, बाल सुखाने वाला जो ड्रायर होता है, वो सब क्या है, वो सब उसमें जब विद्युत प्रवाह होता है तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव जो होता है उसका निकलता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे विद्युत प्रवाह होने पर अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसको विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। इसके बाद विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आपने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप देखते हैं कि एक फिलामेंट लगा होता है, तार लगा होता है। ये किसका होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये जो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है और इसके अंदर बहुत ही पतला तार होता है टंगस्टन का। ठीक है, इसको तंतु या फिलामेंट कहते हैं, यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और इसके अंदर बल्ब में वायु को निकालकर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन ना मौजूद हो। ऑक्सीजन मौजूद होगी तो गर्मी, ऊष्मा और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, आग लगा देंगे। आग लगा देंगे तो फिलामेंट खत्म हो जाएगा, दग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जो फिलामेंट लगता है टंगस्टन का, इसका जो गलनांक होता है वो 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही कारण है कि ये जलता नहीं। विद्युत प्रवाह होने के बाद भी ये सिर्फ रोशनी पैदा करता है ऊष्मा के कारण और जलता नहीं। ठीक है, तो कोई पूछता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाएगी। इसका गलनांक क्या होता है टंगस्टन का, तो 3370 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। अब चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। देखिए विद्युत प्रवाह होता है तो विद्युत प्रवाह में चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी करंट लगता है तो हम किसी को, जिसको करंट लगा होगा उसको पता होगा कि तार को छूने के बाद पूरा शरीर हिल जाता है। हालांकि ये लोग आप जानबूझकर ट्राई मत करिएगा, झटका लगवाना कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ के ही जान लीजिए कि चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत में। मैं बता रहा हूँ, बस वही सही मान लो आप। ठीक है, छू के ट्राई मत करना, बहुत जोर का झटका मारेगा, बहुत ही नुकसानदायक होता है। कभी कभी बिजली के झटके से लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इससे दूर रहिएगा। तो बिजली में क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव ही होता है। जब भी विद्युत धारा बहती है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। ठीक है, अब एमीटर, वोल्ट मीटर का जो कार्य प्रणाली है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों पर आधारित होता है। अब आते हैं हम रासायनिक प्रभाव पर। देखिए रासायनिक प्रभाव की बात करें तो कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल, क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया का या इस तरीके का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस तरीके का इस्तेमाल जो हम करते हैं ये विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको कहते हैं,
धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टामीटर कहलाता है। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ, उनके अव्यय और उनके प्रतीक। देखिए विद्युत परिपथ में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परिपथ में जो इनकी विद्युत परिपथ होता है, इसमें कई तरह के संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे विद्युत सेल, तो विद्युत सेल के लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं। बड़ी वाली डंडी प्लस होगी और छोटी वाली डंडी माइनस होगी। बैटरी में आप देख रहे हैं यही चीज़ कई होती है, क्योंकि बड़ी बैटरी जो सीसा संचायक सेल होती है उसमें कई सारी सेल जुड़े होते हैं। जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, इसमें 3 सेल लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। अगर कहीं ऐसा बना है तो इसका मतलब उस जगह पे सिर्फ एक सेल है, और ऐसा कहीं बना है तो हम इसमें गिन लेंगे कि कितने सेल हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 सेल हैं, ठीक है। प्रतिरोध तार, तो आप यहाँ पे प्रतिरोध तार का डिज़ाइन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। और विद्युत बल्ब इस तरह से होता है। कुंजी यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरह से इस्तेमाल की जाती है। अमीटर की बात करें तो अमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, या कहीं कहीं आपको इस तरह से भी बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। वोल्ट मीटर इस तरह से भी होगा, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी बना दिखाई देगा, तो दोनों याद रखिएगा। धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो ये सिंबल्स आपको आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, चित्र देखकर ही समझ जाते हैं कि इस परिपथ में क्या क्या चीज़ लगी हुई है। अब आते हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। तो यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है। अब परिपथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 बिंदु हैं, ठीक है। ये कुंजी है, यहाँ पे बल्ब लगा है और यहाँ पे एक सेल लगा है, ठीक है। और बाकी जो ये है ये सब क्या है, ये सब तार हैं, ठीक है। तो ये परिपथ है। अब यहाँ पे विद्युत चालक और रोधी की बात करें तो आप देखेंगे, देखिए जो वस्तु विद्युत धारा के प्रवाह, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उनको विद्युत चालक कहते हैं, और जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उनको विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चालक में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा, ये सब हैं। विद्युत रोधी की बात करें तो रबड़, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, और लकड़ी भी क्या, सूखी, गीली नहीं, और कांच, ये सब क्या है, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं, ठीक है। अब आते हैं विद्युत घंटी। देखिए आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो घर में घंटी बजती है ट्र वाली, वो घंटी कैसे काम करती है। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे चित्र में सीधे देखते हैं, बाकी ज़्यादा समझना नहीं है। यहाँ पे 2 ऐसे लोहे की रॉड होती है। इन रॉड पे क्या होता है ना, ऐसे तार की कॉयल ऐसे लिपटे होते हैं, ठीक है। ऐसे तार की कॉयल ऐसे लिपटे होते हैं, और आप देखेंगे यही तार का कॉयल यहाँ पे जुड़ा होता है एक हैमर से, हैमर या आर्चर कह लीजिए, उससे जुड़ा होता है। और यहाँ पे एक गोल सा प्लेट लगा होता है जिस पे ये जो आर्चर है ये लड़ता रहता है, ठीक है, टकराता है। तो होता क्या है, जब भी बिजली का प्रवाह होता है, करंट जैसे बहती है, तो ये क्या करेगा, ये आर्चर को, ये जो कॉयल है, ये कॉयल जो है दोनों, ये आर्चर को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें बहता क्या है, एसी करंट बहता है। तो एसी करंट बहने के कारण क्या होता है, आर्चर इसमें जब खींचता है तो ये यहाँ पे जाके जल्दी जल्दी लड़ने लगता है, ऐसे खट 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 लड़ेगा, और लड़ने के कारण क्या होगा, आवाज़ करता है, ठीक है। और जैसे ही बिजली बंद होती है तो ये क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव इसका खत्म हो जाता है। ये कॉयल जो होते हैं ना, ये बिजली प्रवाह जब होती है तो कॉयल चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, और चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण ये इसके पास आते हैं। एसी करंट होने के कारण एक बार पास में आएगा, एक बार दूर जाएगा, फिर पास आएगा, फिर दूर जाएगा, और यही कारण है कि ये आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं, ठीक है, और घंटी बजती रहती है। तो ये तरीका है। अब आते हैं घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। अब देखिए घरेलू विद्युत उपकरण, आप देखते हैं कि खंभे से जब कोई घर में या दुकान पर तार खींच के लाता है, बिजली का तार, ठीक है, यानी जो लाइन बिछाई जाती है, उस विद्युत लाइन को हम मेन्स कहते हैं, यानी मेन परिपथ कहते हैं, मेन तार कहते हैं, या केबल लाइन कहते हैं, ठीक है। वो केबल हमारे घरों या दुकानों में मेन सप्लाई होती है। तो होता क्या है, अक्सर मेन स्विच में ना बहुत पावरफुल करंट आता है, मतलब वहाँ पे करंट का बहाव बहुत तेज होता है,
तो उसको उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई स्पार्किंग हो गई तो हमारे घर में जो और अप्लाइंसेस लगे हैं और भी सामान लगे हैं, बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब जलने के हो सकता है कि जल जाएं। ठीक है, तो उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कटआउट लगाते हैं और छोटे तार का एक फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे जो परिपथ होता है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। होता क्या है, इसका गलनांक कम होता है, कम गलनांक वाला एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, कम गलनांक का एक मिश्र धातु होता है जिसे हम फ्यूज कहते हैं। ये हमारे घर में मेंस के श्रेणी क्रम में लगा होता है, ताकि जैसे ही घर में कोई भी स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट हो तो कम गलनांक होने के कारण ये तार क्या होगा, जल जाएगा, और तार जब जल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे घरों में सुरक्षा भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्यूज के अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय भी करने चाहिए, जैसे विद्युत धारा के खुले तार को कभी नहीं छूना चाहिए, भीगे हाथों से स्विच या बिजली के किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाने चाहिए, विद्युत उपकरण मानक ISI के ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए, यानी ISI मार्का के जो भी सामान है वही इस्तेमाल करने चाहिए। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार, ठीक है, अर्थिंग वायर जिसको बोलते हैं, या न्यूट्रल या अर्थिंग वायर पृथ्वी की अर्थिंग से अवश्य कराएं, यानी अर्थ में उसकी अर्थिंग जरूर करानी चाहिए, जिसको अर्थिंग वायर कहते हैं। अर्थिंग देखिए, न्यूट्रल और फेस दो तार तो होते ही हैं, लेकिन साथ में एक तार और होता है अर्थिंग वायर जिसको कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग अर्थिंग वायर का इस्तेमाल नहीं करते, बट अर्थिंग वायर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, क्योंकि रबड़ क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, उससे विद्युत पास नहीं होती, तो अगर हाथ में आप रबड़ के दस्ताने पहनेंगे तो नंगे तार भी बाई चांस अगर छू देते हैं दस्ताना पहन के तो आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, यानी घर की परिपथ में फ्यूज को अवश्य लगाना चाहिए, ताकि बाई चांस कोई अनहोनी हो जाए या स्पार्किंग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी को करंट लग जाए तो फ्यूज जो है वो अपने आप दब जाए। ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेन स्विच को ही ऑफ करना चाहिए। जो मेन स्विच है आपका, वहाँ पे कटआउट लगा होना चाहिए, और खटाक से फट से कोई भी दिक्कत हो तो छुड़ाने से पहले आप, जैसे बाई चांस मैं बता रहा हूँ कि बाई चांस किसी को बिजली का झटका लग रहा है तो आप सबसे पहले दौड़ के जाइए, जो उसका मेन स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट बचाने जाएंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा। इसके बाद देखिए अमीटर एवं वोल्ट मीटर। देखिए अमीटर क्या करता है, अमीटर है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चित्र में आपको यहाँ दिया गया है, ए लिखा है तो एमीटर है। ठीक है, विद्युत परिपथ में एमीटर के संकेत के रूप में इस तरह से चिन्ह का उपयोग करते हैं हम। अमीटर के धन सिरे यानी धन टर्मिनल को सेल अथवा बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, यानी एक तरह से कहें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो इसमें याद करने वाली कितनी बातें हैं, अमीटर परिपथ में जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है इसका, और आदर्श मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध 0 होता है। वहीं वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर में V लिखा होता है। यहाँ पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है इसका, जब भी हम सर्किट डायग्राम यूज करेंगे तो इस तरह का सिंबल बनाते हैं। ये जो होता है ये परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य जो जुड़ता है ये समानांतर क्रम में जुड़ता है। इसका प्रतिरोध जो होता है ये बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की बात करें तो ये अनंत होता है। ये मुख्य बिंदु है इसके। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पाठ में क्या क्या हमने सीखा पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी डीसी करंट, इसको डीसी कहते हैं, इसको एसी करंट कहते हैं। सेल और जनित्र विद्युत धारा के स्रोत हैं। संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सेल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम
सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर यही कहा जाता कि सेल से जो ऊर्जा व्यय होती है तो क्या हो जाता, वो हो जाता हमारा विभवांतर। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता का मतलब कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है, उसे दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं। B = W/Q होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके ताप का बढ़ना धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का बनना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का किसी अम्ल या क्षार के घोल में प्रवाहित होने पर घोल का विघटन होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। इस परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। वहीं वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर द्वारा परिपथ में विभवांतर नापा जाता है। यह परिपथ में समानांतर क्रम में लगता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। घरों में विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग करना जरूरी होता है। तो ये मुख्य बिंदु हमने इस पाठ में पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगी, समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो मेन चीज़ें हैं इस पाठ में वो सारी चीज़ें आपको निचोड़ कर बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो अभ्यास प्रश्न हैं आप इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा और इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उस हिसाब से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो आप नहीं हल कर पाएंगे। प्रयास जरूर करिएगा। बाकी कहीं दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिएगा, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी कई सारी क्लासेस की, जहाँ पे डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट को खोलकर जितने भी पाठ अब तक पढ़ाए गए हैं सारे पाठों के सभी पाठों को आप पढ़ सकते हैं, सभी पाठों के सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।